ओके, हेलो एवरीवन। आज जो मैं चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ वो चैप्टर है हमारा स्पेशल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इन्फो दे देता हूँ चैप्टर के अंदर क्या हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर इज ऑल अबाउट एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। आपने जैसे देखो कंपनी लॉ पढ़ा है, जो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सीएस एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। अब वो जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर आपने देखा रहेगा कि फुल फ्लेज आपने कंपनी लॉ पढ़ा है। एमओए, एओए, देन टाइप्स ऑफ मीटिंग, डायरेक्टर्स, बहुत सारी चीजें इन डेप्थ पढ़ी है। उसमें एक पोर्शन है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दैट इज एनसीएलटी, और नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, दैट इज एनसीएलटी। बराबर। वो दो चीज के ऊपर आपने काफी सारी बोलते ना इंफॉर्मेशन पढ़ी होगी एक्ट के अंदर, और आपने तो आई थिंक वहां पे वो सब्जेक्ट के अंदर इन डिटेल पढ़ा होगा। यहाँ पे ये चैप्टर के अंदर हम लोग जो चीजें पढ़ेंगे वो भी एनसीएलटी एनसीएलटी के ऊपर ही है, लेकिन हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं। हम लोग ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे। जितना सिलेबस दिया है उतना ही पढ़ेंगे, और सिलेबस भी मैं बोलूँ ना, ये चैप्टर आपको भले एनसीएलटी एनसीएलटी के ऊपर है, लेकिन इन डेप्थ जैसा कंपनी लॉ होता है वैसा नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी की। बराबर। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी की जब मैं बात करता हूँ, मतलब इसका मतलब आपको बेसिकली ये निकालना है कि जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया जाता है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब उसको फॉर्म कैसे किया जाता है। बराबर। क्योंकि कोई भी चीज आप जब फॉर्म करोगे तो उसमें कितने लोग होंगे, क्या होगा, उसका फंक्शनिंग कैसे होगा, उसका पावर्स कैसे होंगे, कैसे मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा, ये सारी सारी चीजें आपको डिस्कस करनी पड़ती है। सेम चीज हम लोग एनसीएलटी में आज यहाँ पे वही पढ़ने वाले हैं। सो देखो, एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी के अंदर क्या लिखा गया है। एनसीएलटी विल हैंडल ओनली दोज मैटर्स विच आर रिलेटेड विद द कंपनी लॉ। करेक्ट। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी। बराबर। सो एनसीएलटी विल हैंडल ओनली दोज मैटर्स विच आर रिलेटेड विद द कंपनी लॉ। एनसीएलटी बेसिकली वही केसेस को हैंडल करता है जो बोलते हैं ना कंपनी लॉ से रिलेटेड है। बट उसमें भी ऐसी चीजें हैं कि जैसे एनसीएलटी कंपटीशन कमीशन, कंपटीशन एक्ट भी कुछ केसेस हैंडल कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी रिलेटेड से भी कुछ केसेस को हैंडल करते हैं, बट वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, वो बहुत लिमिटेड है। मेन एनसीएलटी का काम है कि जितने भी कंपनी लॉ से रिलेटेड इश्यू होंगे वो सबको सॉल्व करना। बराबर। वो सबको सॉल्व करने का काम सबसे पहला होता है एनसीएलटी का। अभी देखो, एनसीएलटी ना, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बहुत बाद में, अराउंड 2016 के आसपास। करेक्ट। तो जब एनसीएलटी को फॉर्म किया गया तो उसके पहले क्या चलता था? तो उसके पहले चलता था सीएलबी, दैट इज कंपनी लॉ बोर्ड। मतलब जो भी आज एनसीएलटी कर रहा है उसमें से काफी सारी चीजें पहले कौन करता था? सीएलबी करता था। फिर सीएलबी को बंद कर दिया और उन्होंने नया कंपनीज एक्ट 2013 को इंट्रोड्यूस कर दिया, और उसके बाद नया एनसीएलटी और एनसीएलटी को फॉर्म कर दिया। बराबर। तो पुराना जो आप एक्ट पढ़ते थे ना, या पुराने लॉ के हिसाब से अगर आपको देखना होता है तो उसमें सीएलबी होता था। नए एक्ट के हिसाब से अगर मैं जाता हूँ, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मैं जाता हूँ, तो वह एनसीएलटी होता है। पुराने से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को तो नया ही याद रखना है। ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे कि एनसीएलटी को फॉर्म कैसे किया जाता है। तो एनसीएलटी में ना बेसिकली तीन टाइप के लोग अपॉइंट होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है जुडिशियल मेंबर, और एक होता है टेक्निकल मेंबर। ये सब कैटेगरीज है। ठीक है। आपके कुछ क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जा सकते हो, कुछ अलग क्राइटेरिया रहेगा जिसमें आप आते हो तो आप टेक्निकल मेंबर की पोस्ट पे काम कर सकते हो, कुछ अलग क्राइटेरिया रहेगा तो आप जुडिशियल के मेंबर की वे से काम कर सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस, योर नॉलेज, योर क्वालिफिकेशन, योर एलिजिबिलिटी, उस पर डिसाइड होता है। बराबर। बट बेसिकली एनसीएलटी तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है प्रेसिडेंट, जिसको मैं चेयरमैन भी बोल सकता हूँ, फिर एक होता है जुडिशियल मेंबर, फिर एक होता है टेक्निकल मेंबर। ये सब मेंबर्स को इस तरीके से बना के पूरा एनसीएलटी फॉर्म किया जाता है। अभी हर एक मेंबर की, हर एक कैटेगरी की हम लोग क्राइटेरिया देखेंगे। सो उसमें देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट की। तो अगर कोई भी पर्सन जिसको प्रेसिडेंट की पोस्ट पे काम करना है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? मस्ट बी जज ऑफ हाई कोर्ट विद मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 67 ईयर्स। कोई भी पर्सन जो काम करना चाहता है
एज अ प्रेसिडेंट उसने हाई कोर्ट में एज अ जज सर्व किया होना चाहिए, और जिसकी एज 67 से भी कम होनी चाहिए। बिकॉज 67 के ऊपर आप गए तो वैसे ही आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बराबर। उससे ज्यादा की एज चलती नहीं है प्रेसिडेंट में। और मिनिमम एज भी आपका होना चाहिए 50। मतलब देखो, एज लिमिट आपको दोनों तरीके से देखनी है, दोनों तरीके से, मतलब मिनिमम भी 50 होना चाहिए, मैक्सिमम 67 के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो 50 और 67 का जो ब्रैकेट है, मैं उसमें ही काम कर सकता हूँ एज अ प्रेसिडेंट, बराबर। ये ब्रैकेट के बाहर हूं तो मैं प्रेसिडेंट के लिए, पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूं, बराबर। फिर आते हैं दूसरे कैटेगरी के लोग जो होते हैं जुडिशियल मेंबर। सो जुडिशियल मेंबर के क्राइटेरिया देखो, प्रेजेंट और रिटायर जज ऑफ हाई कोर्ट or a district judge or a practicing lawyer with experience of 10 years in the field of company law with a maximum age of 65 years, again minimum age 50। अब देखो, अगर मुझे जुडिशियल मेंबर की कैपेसिटी में क्या काम करना है तो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट और रिटायर जज ऑफ हाई कोर्ट, या तो मैं प्रेजेंट या रिटायर जज की पोस्ट पे काम कर चुका हूं, और डिस्ट्रिक्ट जज मतलब रिटायर डिस्ट्रिक्ट जज भी रहूंगा तो भी चलेगा, और प्रैक्टिसिंग लॉयर रहूंगा तो भी चलेगा। लेकिन प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए क्राइटेरिया देखो क्या है, मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए मेरा 10 साल का, ओनली इन द फील्ड ऑफ कंपनी लॉ। क्योंकि देखो कैसा हो गया, आप भले एज अ लॉयर काम कर रहे हो लेकिन आप डिवोर्स, क्रिमिनल केसेस, सिविल मैटर, ये सब चीजें हैंडल कर रहे हो, वो 10 साल का एक्सपीरियंस मतलब ही नहीं है यहाँ पे। आपको अगर यहाँ पे जुडिशियल मेंबर बनना है अंडर एनसीएलटी तो आपका 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ लॉयर। लेकिन वो भी कौन सी फील्ड के अंदर, कंपनी लॉ, कि अपने कंपनी लॉ से रिलेटेड केसेस को हैंडल किया होना चाहिए, ठीक है। और उसमें भी आपकी अगर एज 65 से कम है तो ही, 65 की एज है तो वैसे ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। प्लस मिनिमम एज भी कितना चाहिए आपको, 50 होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया आपको बोलते हैं ना सम अप करने हैं, और फिर क्राइटेरिया के हिसाब से पर्सन का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है। और थर्ड आते हैं टेक्निकल मेंबर। सो पर्सन विद एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 15 ईयर्स एज अ इंडियन लीगल सर्विसेज, आपने कम से कम 15 साल एज अ इंडियन लीगल सर्विसेज में काम किया होना चाहिए। या तो आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो, या तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या तो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, विथ 15 ईयर्स, एटलीस्ट 15 ईयर्स, यहाँ पे भी 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ कंपनी लॉ विथ मैक्सिमम एज ऑफ 65 ईयर्स। मतलब मैं प्रैक्टिसिंग सीए में भी रहूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। उसमें भी एज लिमिट है क्या, मैक्सिमम कितना, 65 ईयर्स, और मिनिमम कितना, 50 ईयर्स, बराबर। ये सब क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो क्या बनने के लिए, टेक्निकल मेंबर बनने के लिए, बराबर। तो देखो ये उसका बाइफर्गेशन था कि एनसीएलटी में 3 टाइप के लोग हम लोग ने देखे। फर्स्ट हम लोग ने कौन देखा, प्रेसिडेंट या तो चेयरमैन बोल सकते हो उसको। दूसरे हम लोग ने देखे जुडिशियल मेंबर, और तीसरे हम लोग ने देखे टेक्निकल मेंबर। तो इस तरीके से इनकी क्राइटेरियाज को डिसाइड किया जाता है और अकॉर्डिंगली इनको अपॉइंट किया जाता है, करेक्ट। चलो आगे देखते हैं, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द एनसीएलटी, एक्सप्लेन एनी 15 पावर्स ऑफ एनसीएलटी। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको मैंने इस तरीके से इसके लिए बनाया गया, उसके कुछ मैं रीजन आपको बता देता हूँ। आप अगर अपना मॉड्यूल देखोगे ना तो मॉड्यूल के अंदर पावर्स ऑफ एनसीएलटी बहुत भर भर के दिए, 25-30 पावर होंगे शायद, या शायद उससे भी ज्यादा होगा, बराबर। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। फिलहाल हम लोग एग्जाम पे फोकस करेंगे, तो ऑब्वियसली स्टडी भी उसके ओरिएंटेड ही होनी चाहिए अपनी, ठीक है। अब मैक्सिमम आपका जो क्वेश्चन हो सकता है एग्जीक्यूटिव के पेपर के अंदर, वो मैक्सिमम 8 मार्क का होगा। 8 मार्क के ऊपर का तुम लोग को कोई क्वेश्चन पूछने नहीं वाले। तो जब 8 मार्क के लिए मैं अगर कोई क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करता हूँ, सो एक्चुअली देर इज नो नीड टू राइट मोर देन 10 पॉइंट्स। मतलब मैक्सिमम मैंने 10 पॉइंट्स भी लिख दिए ना तो भी बस हो गया। तो फिर फुक्कट में वो 30-40 पॉइंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। इसके लिए मैंने वहां पे 40 पॉइंट नहीं डाले हैं। देखो लॉजिक समझो, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। आप गधे के जैसा पढ़ाई करके जाओगे और फिर एग्जाम दोगे तो ऑब्वियसली अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होगा, एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ती है। तो देखो 10 पॉइंट आपको पढ़ने हैं मैक्स, फिर भी मैंने सेफर साइड आपको 15 पॉइंट्स लिख के दिए हैं। आप 15 पढ़ोगे तो 10 याद रहेंगे, तो 8 लिख के आओगे। थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे तो बेटर है, लेकिन थोड़ा मतलब 30 मत पढ़ लेना।
हाँ, अगर आपको मॉड्यूल से एक्स्ट्रा पॉइंट्स और पढ़ने हैं देन यू कैन रेफर दैट, बट अकॉर्डिंग टू मी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना पढ़ोगे बहुत इनफ है, बहुत। ठीक है, इतना पढ़ने से रैंक आ सकता है। सो नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, चॉइस इज योर्स। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ एनसीएलटी। कुछ पावर्स हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले। सबसे फर्स्ट पावर है टू डायरेक्ट द कंपनी to make repayment of mature deposit or for any loss or damage incurred by him as a result of non payment। सिंपल है, जैसे देखो हम लोग बैंक में एफडी करते हैं ना, वैसे ही मैं कंपनी में भी फिक्स डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट रख सकता हूँ। ठीक है, मुझे उन लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। समझो मेरा मेच्योरिटी डेट था, मेच्योरिटी डेट मेरा चला गया, तो कंपनी की ड्यूटी क्या बनती है, जैसे मेच्योरिटी डेट चला गया उनका ड्यूटी बनता है मुझे रीपे करने का, क्योंकि मैं रिन्यू नहीं कर रहा हूं। तो जब रिन्यू नहीं कर रहा है पर्सन, तो डेफिनेटली आप उसको रीपे कर दो। मुझे वो लोग रीपे नहीं कर रहे। अब जब मुझे रीपे नहीं किया जा रहा है, तो मेरा तो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं आया। हो सकता है चलो प्रिंसिपल अमाउंट आया, मेरा इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुआ। हो सकता है मेरा दोनों ही नहीं आया। बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। इन शॉर्ट मुझे नॉन पेमेंट की कैटेगरी में मैं आ गया कि मेरा पैसा आना चाहिए लेकिन कंपनी मुझे पैसा नहीं दे रहा है। तो मैंने पहले इज्जत से कंपनी को लेटर लिखा, उनको इंटीमेट किया कि भाई ड्यू डेट आ चुका है, ड्यू डेट आ गया चला भी गया, मेरा पैसा तो दे दो मेरे को। कंपनी मेरे को अभी तक पे नहीं कर रहा है, बाद में थोड़ा टाइम रुक जाओ, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऐसे सब एक्सक्यूज दे रहे हैं। तो एक बोलते हैं ना, एक पेशेंस लेवल खत्म। तो मैं जाके अभी सीधा क्या करूंगा कि बस अभी कंपनी से कोई बात नहीं कर रहा है, अब भाड़ में गया। अब मैं जाऊंगा सीधा एनसीएलटी। मैं पहुंच गया सीधा एनसीएलटी। एनसीएलटी को मैंने एप्लीकेशन डाल दिया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मेरा पेमेंट नहीं आ रहा है, प्लीज आप मेरे को पेमेंट रिलीज करके दो। सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कंपनी को बुलाया जाएगा, कंपनी से जस्टिफिकेशन लिया जाएगा, और कंपनी के पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है तो कंपनी को डायरेक्शन दिया जाएगा कि भाई इसका पेमेंट रिलीज करो। इसका पेमेंट अटकाने का कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है आपके पास, तो फुकट में इसका पेमेंट अटकाओ मत। ठीक है। सेकेंड, on application of a member, the tribunal may call or direct the calling of AGM if default is made in holding the AGM। अगर मैं शेयर होल्डर हूं, मैं देख रहा हूं कि कंपनी एजीएम कंडक्ट नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है या खत्म होने आ गई है, कंपनी ने अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, तो मैं एज अ बोलते ना एक मेंबर, एक बोलते ना जागरूक मेंबर, मैं वो हूँ। तो मैं भी जाके एनसीएलटी को बोल सकता हूँ कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई है, कंपनी अभी तक एजीएम ही नहीं कर रहा है, प्लीज आप कंपनी को डायरेक्शन दो, उनको बोलो कि एजीएम कंडक्ट करे। ये भी मैं कर सकता हूँ। थर्ड, द ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट दैट इंस्पेक्शन ऑफ मिनट बुक ऑफ अ जनरल मीटिंग बी गिवन टू अ मेंबर। अगर मुझे, मैं शेयर होल्डर हूँ या मैं कोई मेंबर हूँ कंपनी का, तो मेरा हक बनता है कंपनी के मिनट्स बुक या रिकॉर्ड्स जो एज अ शेयर होल्डर या मेंबर में देख सकता हूँ, जो अलाउ करता है कंपनीज एक्ट, वो तो मुझे देखना चाहिए। अब मैं जाके कंपनी को बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को ये मिनट्स बुक या रजिस्टर ये सब मेरे को चेक करना है, कंपनी बोलता है नहीं दिखाएंगे, तेरे को जो करना है कर ले जा। तो जो करना है कर लेना, फिर मैं जाएगा सीधा एनसीएलटी, और मैं एनसीएलटी को इज्जत से एक एप्लीकेशन लिख के क्या बोलेगा कि इन लोग को मैंने बोला कि मैं रिस्पेक्टेड शेयर होल्डर है, मैं रिस्पेक्टेड मेंबर है, मेरे को तुम लोग दिखाओ रजिस्टर रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स जो भी मैं मांग रहा हूँ, उन्होंने मेरे को नहीं दिखाया, तो बोलो मेरे को इज्जत से दिखा दे। तो एनसीएलटी कंपनी को डायरेक्शन देगा कि भाई वो शेयर होल्डर है, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट में ये हो सकता है। बराबर। अभी हम लोग जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। सो फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, टू सैंक्शन यूटिलाइजेशन ऑफ आईईपीएफ दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ द लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन क्लास एक्शन सूट बाय मेंबर्स डिबेंचर्स और डिपॉजिटर्स। अगर यूटिलाइजेशन करना है आपको आईपीएफ को फंड को, तो उसके लिए भी आपको एक एनसीएलटी की परमिशन लगती है, उसके बिना आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। करेक्ट। देन टू रिस्ट्रिक्ट कॉपीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑडिटर टू बी रिमूव्ड टू बी सेंट आउट। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको एनसीएलटी में जाने की जरूरत पड़ेगी। देन टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर जैसे मैं शेयर होल्डर हूं, मैं ये बोल देता हूँ कि मुझे है ना डाउट है, कंपनी एमओए में लिख के कुछ और बैठा है लेकिन कर कुछ और ही रहा है,
तो मैं जाके पहले तो कंपनी को पूछता हूँ कि ऐसा कुछ है तो मेरे को बता दो। कंपनी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, और अगर होगा भी तो तेरे को क्यों बताए। अब मेरी सटक गई। मैं गया सीधा एनसीएलटी में, एनसीएलटी में जाके एप्लीकेशन बोल डालता हूँ और उनको बोलता हूँ कि देखो ये सब डॉक्यूमेंट्स की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के एमओए में कुछ लिखा और है, लेकिन कंपनी कुछ कर अलग ही रहा है, और वो भी ऐसी चीज कर रहा है जो अल्ट्रा वायर्स है, बियॉन्ड द पावर है, बियॉन्ड ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे बिजनेस कर रहा है जो उनके एमओए में लिखे नहीं है। तो ऑब्वियसली वो इलीगल एक्ट हो गया। तो स्टॉप कराओ कंपनी को। मैं ये भी कर सकता हूँ एनसीएलटी में जाके। देन to order freezing of the assets of the company or inquiry and investigation in the case of complaint made by its members for a period of 3 years। अगर मैंने ये डिक्लेयर कर दिया कि कंपनी जो भी असेट्स है, फंड्स है, उसको गलत तरीके से यूज कर रहा है, अदर देन बिजनेस ट्रांजेक्शन में यूज हो रहा है, डायरेक्टर्स अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वो सब चीज को यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहाँ कंपनी का फ्यूचर है फिर। तुम लोग तो साला शेयर होल्डर से पैसा लेके मजे मार रहे हो, डायरेक्टर्स तो। अगर मैंने जाके ये कंप्लेन फाइल किया ना, तो कंपनी के क्या हो सकते हैं, असेट्स फ्रीज हो सकते हैं। फ्रीज मतलब उसके यूटिलाइजेशन के ऊपर बोलते हैं ना एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा, वो भी कितने साल के लिए, 3 साल तक लग सकता है। तो ये भी एक कंसिक्वेंसेस हो सकती है अगर मैं एज ए शेयर होल्डर या मेंबर कंपनी की कंप्लेन लेके एनसीएलटी पहुंच गया तो। चलो नेक्स्ट जाते हैं पॉइंट नेक्स्ट पे। पॉइंट नंबर है हमारा अभी 8। ओके, सो टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन कनेक्शन विद द सिक्योरिटीज। अभी जैसे अगर मैं ये देख रहा हूँ कि कोई कंपनी है जिसका मैं शेयर होल्डर हूँ, वो कंपनी राइट इश्यू कर रहा है या बोनस इश्यू कर रहा है, ऐसा कुछ भी कर रहा है, लेकिन मैं ये चीज देख रहा हूँ कि ये जो भी चीजें कर रहा है ना कंपनी, ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करके नहीं कर रहा है। राइट इश्यू बोनस इश्यू करने के लिए जो उनको प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए वो नहीं किए, जो रेजोल्यूशंस पास करने चाहिए वो प्रॉपर नहीं किए, फेक डिस्क्लोजर्स करके कर दिया है, ठीक है। तो मैं उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता हूँ। कैसे? एनसीएलटी में कंप्लेन फाइल करके। बराबर। देन आता है 10th, टू सैंक्शन कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट एग्रीड टू एट द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स मेंबर्स ऑर्डर बाय द ट्रिब्यूनल। अभी जैसे समझो कोई कंपनी है, वो कंपनी ना इंसॉल्वेंसी की पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो वो लोग है ना या पहुंचने वाला है, या उनको बचाने के लिए अभी एक लास्ट ऑप्शन लगता है कि जो भी क्रेडिटर्स है ना, जिनको भी पैसा हम लोग को भी पे करना है, मतलब कंपनी जिसको पे करना है, करने वाला है, उनके साथ एक काम करते हैं। अभी जितना उनका क्लेम है उतना तो पे नहीं कर सकते, तो चलो 1 to 1 मीटिंग करके सेटल कर लेते हैं कि चलो मैं इतना देने को तैयार हूँ, बाकी का तुम लोग छोड़ दो, इंटरेस्ट छोड़ दो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, मैं इतना पे करूंगा, अदरवाइज तो मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। बराबर। अगर ऐसी सब मीटिंग करनी है किसको, कंपनी को क्रेडिटर्स के साथ, करेक्ट, तो उसके लिए भी आपको एनसीएलटी की परमिशन लेके करनी है। बराबर। और वो अरेंजमेंट जो भी होंगे वो सब आपको अप्रूवल लेंगे, अप्रूवल करके मिलेगा कहाँ से, एनसीएलटी से। देन टू डिस्पेंस विद द कॉलिंग ऑफ द मीटिंग मेंबर्स क्रेडिटर्स फॉर अप्रूविंग द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, उसके लिए मीटिंग बुलाने के लिए एनसीएलटी आपको बताएगा कौन से डेट पे, कौन से टाइम पे, कौन से प्लेस पे मीटिंग करना है। प्लस उसके बाद मीटिंग का जो आउटकम आएगा ना, वो भी आपको एनसीएलटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। Then, to pass order on application on the grievance in the respect of takeover offer of companies other than the listed companies। टेक ओवर की सिचुएशन में अगर कोई भी शेयर होल्डर की ग्रीवेंसेस है जिसको सॉल्व नहीं किया गया है, तो ऑब्वियसली वो भी एनसीएलटी को जाके कंप्लेन कर सकता है। टू सैंक्शन द स्कीम ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन, अमालगमेशन मर्जर की स्कीम भी कौन अप्रूव करके देगा, एनसीएलटी अप्रूव करके देगा। एंड टू एंटरटेन द एप्लीकेशन मेड बाय द डिसेंटिंग शेयर होल्डर ऑफ द स्कीम अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी। जो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, मतलब एक ऐसा छोटा ग्रुप जो कोई भी स्कीम से सेटिस्फाइड नहीं है, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग कौन हो गए, डिसेंटिंग शेयर होल्डर। बराबर। अब ऐसे लोग भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं एनसीएलटी को कि हम लोग के हिसाब से ये स्कीम बराबर नहीं है। तो वो टाइम पे एनसीएलटी ऐसा नहीं बोलेगा कि मेजोरिटी को कोई तकलीफ नहीं है, 60 70 80 90% लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, तुम लोग कोई तकलीफ है। तो हो सकता है ना बाकी के सारे रॉन्ग हो सकता है, यू नेवर नो। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनकी भी कंप्लेन कौन लेगा, उनकी भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कौन करेगा, उनकी भी बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उनको भी क्या लगता है, उनका ओपिनियन भी बहुत मैटर करता है, तो वो कौन सुनेगा, वो एनसीएलटी सुनेगा। तो वहां पे जाके वो लोग कंप्लेन फाइल कर सकते हैं।
ठीक है। देन अपील टू द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द रिफ्यूजल ऑफ द रजिस्ट्रार टू रजिस्टर द सर्क्यूलर। कोई भी रजिस्ट्रार कोई भी रजिस्टर करने से कोई भी चीज को डिनाई कर देता है जबकि आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ प्रॉपर है, क्लियर है, ठीक है, तो भी वो जाके कहाँ कंप्लेन फाइल कर सकता है, एनसीएलटी में जाके कंप्लेन कर सकता है कि रजिस्ट्रार अपना काम बराबर नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विच ऑर्डर एनसीएलटी कैन पास, एनसीएलटी कौन से ऑर्डर को पास कर सकता है। ठीक है, सो देखते हैं कौन से ऑर्डर्स एनसीएलटी पास कर सकता है। ऊपर जो हम लोग ने पढ़े थे वो पावर्स थे, ठीक है, कि पावर्स क्या क्या है, एनसीएलटी क्या क्या मैटर्स को हैंडल कर सकता है। अब वो मैटर को हैंडल करने के टाइम पे वो कौन से डिसीजंस दे सकता है, कौन से ऑर्डर पास कर सकता है, तो अभी हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। किसी भी पर्सन को समन इश्यू करके उसको एनसीएलटी के सामने अपीयर करने के ऑर्डर्स दे सकता है। ठीक है, और उसको बोल सकता है कि भाई तुम लोग को आना पड़ेगा, जो डेट जो टाइम जो प्लेस बोला है ना उस पे। क्यों? बिकॉज वी वॉन्ट टू एग्जामिन यू। कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका आप इज्जत से आंसर दे दो। ठीक है, देन रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। कोई भी पर्सन, कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी कंपनी, किसी के पास भी अगर एनसीएलटी को ऐसा लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट या कोई एविडेंस या कोई रिकॉर्ड है जो वो ला नहीं रहा है, या है लेकिन फिर भी प्रेजेंट नहीं कर रहा है, या हाइड करने की ट्राई कर रहा है, तो एनसीएलटी उनके सामने ऑर्डर इश्यू कर सकता है कि भाई नेक्स्ट हियरिंग में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, देन रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। जो भी पर्सन ओरल स्टेटमेंट देता है एनसीएलटी में जाके उनको बोल सकता है कि डू वन थिंग, गिव इट इन राइटिंग फॉर्म। एविडेंस बनाना है इस चीज को तो आप उसको एफिडेविट फॉर्म में लिख के दे दो, बराबर, तो वो भी करवा सकता है। requisitioning any public record or a document or a copy of such record or a document from any office। एनसीएलटी आरओसी को बोल सकता है कि नेक्स्ट हियरिंग में ना ये डॉक्यूमेंट लेके आना इधर। वो कोई भी अथॉरिटीज है, ठीक है, जो पब्लिक ऑफिस में है आती है, वो सबको बोल सकता है कि एविडेंस के नाम पे ये रिकॉर्ड आपको ला के दिखाने पड़ेंगे। वो पब्लिक ऑफिस ऐसा नहीं बोलेगा, आरओसी एनसीएलटी को ऐसा नहीं बोलेगा क्या फुकट बैठा है मैं इधर, मैं नहीं आएगा, चाहिए तो तू लेके जा, ऐसा आप एनसीएलटी के सामने नहीं बोल सकते, वो एनसीएलटी है। ठीक है, देन इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट। कोई कमिटी फॉर्म कर सकता है, कोई कमीशन बना सकता है जिनको बोल सकता है कि ठीक है आप एक काम करो, आप ये डॉक्यूमेंट्स आए ना इसकी वैलिडिटी कितनी है उसको चेक करो। अच्छा ये विटनेस है ना तो इसको क्रॉस एग्जामिन करो, क्योंकि एनसीएलटी खुद इस चीज के लिए टाइम डिवोट नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली उसके पास इतने सारे केस आते हैं, इतना फोकट नहीं है वो, तो ऑब्वियसली वो कमीशन को बना सकता है। ठीक है, देन डिसमिसिंग अ रिप्रेजेंटेशन फॉर अ डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टे। एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर सकता है या एक्स पार्टे ऑर्डर को डिसमिस कर सकता है, या सेवेंथ पॉइंट भी आप साथ में पढ़ोगे तो सेट असाइड करा सकता है। सेट असाइड का मतलब, अच्छा पहले एक्स पार्टे ऑर्डर क्या होता है। अगर सपोज जैसे मेरा कोई केस चल रहा है, मैं अपियर हो गया, सामने वाला नहीं आया, तो कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दिया, फिर वापस मैं पहुंच गया, सामने वाला नहीं आया, वापस एक नेक्स्ट डेट दिया, वापस मैं पहुंच गया, सामने वाला अभी भी नहीं आया, तो मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो गिव डिसीजन इन माय फेवर। तो एनसीएलटी भी बोलेगा हाँ सही, जो बंदा आ रहा है उसके फेवर में डिसीजन दे देता हूँ। फिर मैं राइट हो या रॉन्ग हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, कोर्ट मेरे फेवर में डिसीजन पास कर देगा। मतलब इसको डिसीजन को बोला जाता है एक्स पार्टे ऑर्डर, मतलब एक पार्टी के एब्सेंस में, ठीक है, ऑर्डर पास किया गया है तो उसको एक्स पार्टे ऑर्डर बोलते हैं, बराबर। अभी सेवेंथ पॉइंट ये बोलता है सेटिंग असाइड। अगर सपोज फिर बाद में 2 महीने बाद आके वो जो पर्सन नहीं आ रहा था ना वो कोर्ट में आके बोलता है कि आपने मेरे अगेंस्ट तो ऑर्डर पास कर दिया, एनसीएलटी क्या बोलेगा, तू तो आता ही नहीं था, तेरे को कितनी बार बुलाया, तो फिर फुकट थोड़ी बैठे हैं तेरे लिए हम लोग, तो दे दिया एक्स पार्टी ऑर्डर। अब अगर वो पर्सन जो नहीं आ रहा था वो कोर्ट में ये बोल देता है या प्रूफ कर देता है बिकॉज ऑफ दिस सफिशिएंट कॉज मैं नहीं आया था, आई हैव वैलिड रीजन, इसके लिए नहीं आया था, और अगर कोर्ट उसको वैलिड रीजन पूछेगा वो उसके सारे एविडेंसेस दिखा देगा कोर्ट के सामने, एनसीएलटी के सामने, तो कोर्ट उसका जो एक्स पार्टी ऑर्डर दिया था वो कैंसिल कर देगा और फिर हियरिंग स्टार्ट करा देगा। ठीक है, देन एट, एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
और कोई भी पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन उनको देते हैं या एक्ट उनको देता है, वो सारे पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो सारे ऑर्डर्स वो लोग पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एनसीएलटी के ऑर्डर्स के पावर, कि वो लोग क्या क्या ऑर्डर्स कोई हियरिंग के अंदर, केस के अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी जैसे हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी पढ़ा था, वैसे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलएटी। बराबर, चलो तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे ऑलमोस्ट क्या सेम ही है, बट खुले थोड़े बोलते ना, थोड़े बहुत क्राइटेरिया यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। जैसे वहां पे कुछ क्राइटेरियाज अलग थे, इतना एक्सपीरियंस, ये क्वालिफिकेशन, ये एज लिमिट, वो इधर चेंज हो सकती है। बाकी देखो उधर भी सेम थे, प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर, सब कुछ सेम है इधर भी। सो एनसीएलटी एनसीएलटी का कॉन्स्टिट्यूशन सेम होता है। एनसीएलटी में एक होता है प्रेसिडेंट, चेयरमैन बोल सकते हो उसको, दूसरा होता है जुडिशियल मेंबर, तीसरा होता है टेक्निकल मेंबर। करेक्ट, ओके। लेकिन एक नोट है यहाँ पे जो ऊपर नहीं था, ये नोट ये है कि मैक्सिमम 11 मेंबर्स होने चाहिए, मतलब सब मिला के, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर, सब मिला के कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 11 मेंबर्स। इससे ज्यादा मेंबर्स अलाउड नहीं है। ठीक है, चलो अभी इसमें देखते हैं हम लोग इसका फॉर्मेशन। सो प्रेसिडेंट में क्या लिखा है, मस्ट बी ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उधर हाई कोर्ट था, इधर उसका सुप्रीम कोर्ट हो गया। फिर तो मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 70 ईयर्स, उधर 67 था, इधर 70 कर दिया। बराबर, मिनिमम एज अभी भी 50 ही रखा है। देन जुडिशियल मेंबर, प्रेजेंट और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट विद मैक्सिमम एज ऑफ 67 ईयर्स, अगेन मिनिमम एज 50 ईयर्स। एंड थर्ड इज अ टेक्निकल मेंबर, person with experience of at least 25 years in the field of company law with a maximum age limit of 67 years। अगेन वही, प्रैक्टिसिंग सीएस, सीए, सीए में कोई भी होंगे चलेगा। बराबर, लेकिन उनका एक्सपीरियंस 25 ईयर्स कम से कम होना चाहिए। उधर अगर हम लोग ने देखा था तो 15 ईयर्स था, वो 15 का 25 हो गया इधर। ठीक है, मिनिमम एज अगेन 50। बराबर, 50 ईयर्स की तो एज कंपलसरी होनी ही चाहिए, कम से कम तो होनी ही चाहिए। बराबर, तो देखो ये इसका फॉर्मेशन हो गया, किसका, एनसीएलएटी का। बराबर, प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल मेंबर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, और प्रेजेंट अगर जज भी रहेगा हाई कोर्ट का तो भी चलेगा, और टेक्निकल मेंबर का 25 साल का एक्सपीरियंस। करेक्ट, बाकी सब कुछ सेम। हाँ, एज लिमिट थोड़ी बहुत चेंज कर दिए, जो फर्स्ट में 70 ईयर्स लिखे वो ऊपर हम लोग ने 67 पढ़ा था, सेकेंड में यहाँ पे 67 लिखे ऊपर हम लोग ने 65 पढ़ा था। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा 3 पॉइंट है जो एनसीएलएटी के कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक्सप्लेन डिटेल्स ऑफ बेंचेस ऑफ एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। अब बेंच कैसे होते हैं, बेंच का मतलब जो जज बैठते हैं ना उसको बेंच बोलते हैं। अगर एक जज बैठेगा तो उसको बोलने का सिंगल बेंच, दो जज बैठते हैं तो उसको बोलने का डिवीजन बेंच, और दो से ज्यादा जज बैठते हैं तो उसको बोलते हैं फुल बेंच। तो बेंच में मतलब जज जो बैठेगा, जो केस सुनाएगा, डिसीजन देगा, उसको हम लोग बेंच बोलते हैं लीगल टर्म्स में। ठीक है, सो बेंचेस आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में जितनी भी एनसीएलटी या जितनी भी एनसीएलटी बनेगी, ठीक है, वो सबको बनाने वाला कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, देन सेकेंड, प्रिंसिपल बेंच इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। इसका मतलब क्या होता है, अभी आप इंडिया में देखोगे ना तो अराउंड 33 एनसीएलटी है और 5 एनसीएलटी है। बराबर, अब 33 मतलब हर मेट्रो सिटीज में आ गया, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, देन बेंगलोर। बराबर, ऐसे हर एक मेट्रो सिटीज को कवर किया हुआ है, 33 है टोटल। बराबर, ऑन एन एवरेज। अभी यहाँ पे जो भी एनसीएलटी है उसमें 33 एनसीएलटी, समझो मैं बता रहा हूँ कि 33 एनसीएलटीज है, उसमें सुप्रीम एनसीएलटी कौन है, मतलब ये 33 एनसीएलटी उसमें सुप्रीम लेवल का कौन है अगर आप बोलोगे तो न्यू दिल्ली है। सेम एनसीएलटी 5 है तो उसमें भी सुप्रीम कौन है, न्यू दिल्ली है। क्लियर। अब ये सेकंड पॉइंट जो है ना, इसका मतलब थोड़ा और इन डिटेल समझते हैं
कि प्रिंसिपल बेंच मतलब क्या होता है। थोड़ा और इन डिटेल जाते हैं तो देखो, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल बेंच। अभी जैसे समझो 33 एनसीएलटी है, मैंने क्या बोला आपको कि प्रिंसिपल बेंच कौन सा है, न्यू दिल्ली। तो मतलब क्या निकलता है प्रिंसिपल बेंच, कि बाकी की जो 32 एनसीएलटीज है वो जो भी डिसीजन पास करते हैं कोई पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, लेकिन जो न्यू दिल्ली वाला बेंच है कि नहीं, ये एनसीएलटी ने भले डिसीजन पास किया लेकिन ये डिसीजन मैं जो दे रहा हूँ वो ऐसा है। और समझो बाकी की 32 एनसीएलटीज ने जो डिसीजन दिए हैं वो दिल्ली वाले डिसीजंस के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तो आप सुपीरियर डिसीजन किसका मानोगे, न्यू दिल्ली। मतलब जो न्यू दिल्ली बोलेगा वो सब एनसीएलटी को अप्लाई होगा और वो सबको करना पड़ेगा। ठीक है। देन थर्ड होता है हाईएस्ट अथॉरिटी इज पजेस विद द न्यू दिल्ली चेयरमैन। तो वो जो न्यू दिल्ली का चेयरमैन बोलेगा वो फुल एंड फाइनल, फिर उस चीज के ऊपर कोई आर्गुमेंट या कुछ नहीं कर सकते आप। बराबर। अभी हम लोग देखते हैं अपील प्रोसीजर की, अपील प्रोसीजर कैसे होती है। तो देखो अपील प्रोसीजर है ना बहुत सिंप्लीफाइड है, कि सबसे पहले मैटर जाता है एनसीएलटी के पास। If you are not satisfied with the decision of the NCLT, then you can move to NCLAT, that is National Company Law Appellate Tribunal। अगर आप उधर भी डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। बराबर। सो देखो सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्टली चले गए। बराबर। सो NCLAT इट्स इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट। उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है फिर, हाई कोर्ट की जितनी। क्योंकि नॉर्मल सिविल प्रोसीजर में आप देखोगे ना तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट। नॉर्मल क्रिमिनल केस में भी आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के नीचे आ गया एनसीएलएटी, मतलब एनसीएलएटी इज इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट। बराबर। आगे देखते हैं इसके कुछ डेज एंड उसका भी जस्टिफिकेशन है। सो इफ एनी पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ एनसीएलटी, देन अ पर्सन कैन मूव टू एनसीएलएटी विद इन 45 डेज। एनसीएलटी के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप एनसीएलटी में जाओ, एलएटी में जाओ। बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने दिन में, 45 days के अंदर। If decision is passed with the consent of both the parties, then there is no question of appeal। ऑब्वियस है, जब दोनों पार्टी को पूछ के दोनों के अप्रूवल से अगर कोई डिसीजन निकाला जाता है तो कहीं पे भी कोई भी जाके अपील नहीं हो सकती है। इन केस ऑफ अपील सेट असाइड ऑर्डर कैन बी पास बाय एनसीएलएटी। बराबर। जो भी अपील होती है तो अपील जैसे आप एनसीएलटी से एनसीएलएटी में लेके गए तो एनसीएलएटी सबसे पहला काम करेगा कि वो जो भी एनसीएलटी की डिसीजन है उसके ऊपर स्टे लगा देगा। ठीक है। इफ एनी पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द एनसीएलटी, देन अ पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 days। सो फर्स्ट अपील 45 days में होती है, फिर सेकेंड अपील एनसीएलटी से लेके सुप्रीम कोर्ट में होती है 60 days में। तो ये टाइम लिमिट के अंदर ही अपील होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। बराबर। हाँ, लेट जाओगे तो उसके फिर ये होता है ना सफिशिएंट कॉजेज और वो सब चीजें कर सकते हो, वो अलाउड है, उसमें बिंदास आप जा सकते हो। ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिस्पोजल ऑफ द केसेस। अभी डिस्पोजल ऑफ केसेस बहुत सिंपल चीज है। जैसे अगर मैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूँ या कोई पिटीशन फाइल कर रहा हूँ एनसीएलटी में, तो केस के डिसीजंस के लेके ये टाइम लिमिट डिसाइड की गई है। बराबर। क्या है मतलब, एक होता है फर्स्ट फेज और एक होता है सेकंड फेज। अब ये फेजेस क्या है, तो फर्स्ट फेज का मतलब होता है जब पहली बार केस फाइल किया जाता है तो एनसीएलटी वो केस को सॉल्व करेगा 3 महीने के अंदर। फर्स्ट फेज मतलब 3 महीने के अंदर उसको केस सॉल्व करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बराबर। लेकिन होता है कभी कभी कि केस अननेसेसरी खींच गया, मतलब जैसे विटनेसेस को आने में टाइम लग गया, डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लग गया। ठीक है। कोई ना कोई रीजन की वजह से अगर समझो 3 महीने के अंदर केस सॉल्व नहीं हुआ, केस खत्म नहीं हुआ, तो क्या, तो फिर सेकेंड फेज चालू हो जाएगा। और सेकेंड फेज चालू हो जाएगा तो सेकेंड फेज में सिंपल चीज क्या होती है, एक्सटेंशन लग जाता है 90 days का। 90 days मतलब अगेन 3 months, लेकिन आप यहाँ पे डेज लिखा है तो डेज लिखना है, मंथ्स लिखे हैं तो मंथ्स लिखना। क्योंकि डेज अगर मैं लिखता हूँ इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग डेज।
बराबर। वर्किंग डेज के ऊपर स्ट्रिक्टली बात किया जाता है। अगर मैं मंथ्स बोलता हूँ तो उसमें वर्किंग डेज, हॉलीडेज सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपको जैसा लिखा गया है ना वैसा ही लिखना है। तो फर्स्ट फेज कितना होता है, 3 मंथ्स होता है, और सेकंड फेज होता है 90 डेज, बराबर। तो ये टाइम लिमिट के हिसाब से केस चलेंगे। अभी जब सेकंड फेज में केस चला जाता है, सेकंड फेज में अगर मैं आता हूँ, एनसीएलटी फर्स्ट 3 मंथ्स में केस सॉल्व नहीं कर पाया, तो 90 डेज अभी उसके पास है। अब कुछ भी हो जाए 90 डेज के अंदर तो केस सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे उनको वो रीजन भी एक मेंशन करना पड़ता है, एक रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि क्यों फर्स्ट फेज के अंदर केस सॉल्व नहीं हुआ, ऐसा क्या प्रॉब्लम आया कि वो लोग ये केस सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, वो मेंशन करना पड़ता है, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजर फॉर फाइलिंग केस विद एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। अब यहाँ पे एक बेसिक प्रोसीजर दी गई है कि आप एनसीएलटी या एनसीएलटी में केस फाइल करते हो तो आपको क्या जनरली फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर को फॉलो करना है। देखो, आपके मॉड्यूल के अंदर बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर दिया है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें कुछ पॉइंट्स तो ऐसे भी है कि A4 साइज का पेपर लेना है, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन कितना छोड़ना है, कौन से फॉन्ट लेने हैं, स्पेसिंग कितना रखना है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बराबर। हम लोग जो बेसिक रूल है वही पढ़ेंगे। सो देखो, एनी ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल और द appellate ट्रिब्यूनल मे बी enforced by that tribunal in the same manner as if it were a decree made by the court in a suit pending therein, and it shall be lawful for the tribunal or the appellate tribunal to send for the execution of its orders to the court within the local limit of its jurisdiction। मतलब देखो, एनसीएलटी एनसीएलटी एक टाइप का कोर्ट सिस्टम ही है, जिनके हाथ में पावर दिया गया है कि वो कोई भी डिसीजंस दे सकते हैं। तो इसकी डिसीजन की उतनी ही वैल्यू होती है जितनी एक कोर्ट की डिसीजन की वैल्यू होती है। इतने इनके ऑर्डर्स को भी वैसे ही एनफोर्स किया जा सकता है या करवाया जा सकता है जैसे कोर्ट के ऑर्डर को एनफोर्स कराया जा सकता है। आप ये मत समझना कि ये कोर्ट थोड़ी ना है, ये इक्विवेलेंट टू कोर्ट है। तो जो कोर्ट बोलता है उसकी कितनी वैल्यू होती है, उसको कितना आप इंपॉर्टेंस देते हो कि नहीं कोर्ट ने बोला है तो करना पड़ेगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी होती है। जो एनसीएलटी एनसीएलटी बोलेगा, समझो ये कोर्ट का ही ऑर्डर है। तो जैसा ही कोर्ट का ऑर्डर होता है बस आपको उसी तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना है, बराबर। प्लस ये जो ऑर्डर्स पास करते हैं, जो डिसीजंस पास करते हैं, फिर उनके एनफोर्समेंट के लिए ये लोग क्या करते हैं, जो एरिया में जो पर्सन रहता है जिसको ऑर्डर एनफोर्स करवाया है कि भाई तेरे को ये चीज करनी है अभी, तो वो लोकल लिमिट को ऑर्डर की कॉपी भेज देते हैं, लोकल लिमिट के जो कोर्ट होते हैं ना उनको, और उनको बोला जाता है कि आपको ध्यान देना है कि ये चीज ये पर्सन करेगा, बराबर। तो ये करवाया जा सकता है। मतलब एनसीएलटी नॉर्मल जो कोर्ट होते हैं उनको डायरेक्शन देते हैं, उनको काम पे लगा सकते हैं ये लोग। ठीक है। इन द केस ऑफ एन ऑर्डर अगेंस्ट अ कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। अगर कोई कंपनी के अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है तो जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे होगा उसके जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट होगा उनको डायरेक्शन दिया जाएगा। या तो कोई पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया है, लिखा है ना सेकंड पॉइंट, इन द केस ऑफ एन ऑर्डर अगेंस्ट एनी पर्सन द पर्सन कंसर्न द वॉलंटरीली रिसाइड्स और कैरी ऑन द बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। अगर कोई पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर है तो वो जहाँ पे रहता है, रेसिडेंशियल एड्रेस, उसके जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट आएगा वो, या तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो होगा उसके जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट आएगा वो, उनको डायरेक्शन दिया जाता है। किसके थ्रू? या तो एनसीएलटी या तो एनसीएलएटी। ठीक है। तो इस तरीके से इसकी ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन होती है। आगे, अ पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग और अपील बिफोर द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी may either appear in a person or authorize one or more CS or CA or CMA or advocate or any other person to present his case before the tribunal or the appellate tribunal as the case may be। पर्सन खुद भी अपीयर हो सकता है, खुद को खुद को एनसीएलटी एनसीएलटी के सामने अपीयर करके अपने स्टेटमेंट दे सकता है, या तो वो सीएस सीए सीएमए या लॉयर के थ्रू भी अपीयर हो सकता है, वो उसकी चॉइस है। ठीक है। All the documents filed in the tribunal shall be accompanied by an index and triplicate containing their details and the document of fee paid thereon। मतलब
जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, एप्लीकेशन फाइल करोगे, पिटीशन फाइल करोगे, केस फाइल करोगे एनसीएलटी में, तो आप एक फाइल बनाओगे और वो एक फाइल को सबमिट करोगे। लेकिन वो एक फाइल नहीं बनानी है, आपको 3 कॉपी बनानी है। उसको लिखा है ना ट्रिप्लीकेट, बराबर। ट्रिप्लीकेट कॉपी देनी है आपको, 3 सेम कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। उसमें भी लिखा है इंडेक्स, तो फर्स्ट पेज आपका क्या होना चाहिए, इंडेक्स। जैसे हम लोग बुक में कैसा इंडेक्स बनाते हैं, ये चैप्टर ये पेज पे, वैसा ही यहाँ पे इंडेक्स बनेगा। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट ये पेज पे, ये एविडेंस ये पेज पे, इसकी कॉपी ये पेज पे, वैसा आप इंडेक्स बनाओगे। 3 कॉपी दोगे और 3 कॉपी को सबमिट करोगे, बराबर। फिर आपका एक्चुअल केस स्टार्ट होगा। तब तक आपका एक्चुअल केस का हियरिंग स्टार्ट ही नहीं होएगा। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मेलिटीज आप करो, ये प्रोसीजर को फॉलो करो, तब जाके एनसीएलटी में आपका केस जाएगा या एनसीएलटी में केस स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिंग कैविट। देखो पूरे चैप्टर में अगर मेरे हिसाब से सबसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो ये है। ठीक है, लॉजिंग कैविट, कैविट फाइल करना। अब ये होता क्या है, चलो वो देखते हैं हम लोग। सो कैविट मीन्स लेट हिम बी अवेयर। कैविट का मतलब क्या होता है, लेट हिम बी अवेयर। सो इट इज अ पिटिशन फाइल्ड बाय अ पर्सन when they are having a very strong apprehension that some case is going to be filed in the court regarding their interest in any manner. A caveat is a caution or a warning giving notice to the court not to take any step without notice being given to the party lodging the care at, बराबर। एंड कैविल, छोड़ो ये हम लोग सेकंड पॉइंट बाद में देखते हैं, कैविट वाला सेकंड पॉइंट बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट पॉइंट समझते हैं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही सब कुछ बोल दिया इन लोग ने, कैविट क्या होता है। अभी जैसे समझो, एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं मैं, कि समझो मैं कोई केस के अंदर है ना इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया हूँ, और मेरे पे लोगों को डाउट है कि मैंने ही वो कांड किया होगा। अब जिसके साथ रॉन्गफुल एक्ट हुआ वो लोग जाके कोर्ट में केस फाइल करेंगे, बराबर। अब कोर्ट में केस फाइल किया तो कोर्ट प्रोविजनली कोई ना कोई डिसीजन दे देगा, इंटरिम ऑर्डर कोई ना कोई पास कर देगा, या मेरे नाम का अरेस्ट वारंट इशू कर देगा। हो सकता है ना, ये मेरे पे चार्जेस ही ऐसे लगे कि हो सकता है मेरे अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकल जाए, बराबर। लेकिन अभी समझो मैं ऐसा कोर्ट में जाके एडवांस में बोल देता हूँ कि मुझे डाउट है कि मेरे अगेंस्ट कोई केस फाइल करेगा, मेरे ऊपर शायद कोई एलिगेशन लगेंगे। तो अगर ऐसा आया भी ना, तो बिना मेरे अपीयर हुए, ठीक है, बिना मेरा जस्टिफिकेशन सुने, प्लीज मेरे अगेंस्ट कोई इंटरिम ऑर्डर पास मत करना। ठीक है, तो कोर्ट को मैं जाके ऐसा एडवांस में बोल देता हूँ, जबकि अब तक मेरे अगेंस्ट कोई केस भी फाइल नहीं हुआ है। तो ऐसा मैं अगर एडवांस में जाके बोलता हूँ तो उसको बोलते हैं कैविट फाइल करना, बराबर। अभी देखो वापस एक बार हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। इट इज अ पिटीशन फाइल बाय अ पर्सन व्हेन दे आर हैविंग अ वेरी स्ट्रांग एप्रीहेंशन, मेरे को बहुत ज्यादा डाउट है, दैट सम केस इज गोइंग टू बी फाइल्ड इन द कोर्ट रिगार्डिंग देयर इंटरेस्ट इन एनी मैनर, कि मेरा इंटरेस्ट अफेक्ट हो, मेरा राइट अफेक्ट हो, ऐसा कोई केस मेरे अगेंस्ट फाइल हो सकता है, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांग एप्रीहेंशन है, बहुत बहुत ज्यादा बोलता है, सिक्स सेंस मेरा बोलता है ऐसा कि ऐसा होएगा। सो अ कैविट इज अ कॉशन और अ वार्निंग गिविंग नोटिस टू द कोर्ट। तो मैं कोर्ट को एडवांस में वार्निंग दे रहा हूँ कि भाई मेरे अगेंस्ट ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो आप प्लीज कोई इंटरिम ऑर्डर पास मत कर देना है, कोई केस फाइल हो गया तो। ठीक है, जो भी करोगे मुझे एडवांस नोटिस और एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे के करना, डायरेक्टली मत कर देना। ठीक है, सो वही लिखा ना, कोर्ट नॉट टू टेक एनी स्टेप विदाउट नोटिस बीइंग गिवन टू द पार्टी लॉजिंग द केयर एट, बराबर, ये उसका मतलब होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ओके, सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, द कैविट शेल रिमेन वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फाइलिंग। एक बार मैंने कैविट फाइल किया ना, तो कैविट की वैलिडिटी मेरी कितनी हो गई, 90 डेज। सो मतलब 90 डेज के अंदर अगर मेरे ऊपर कोई केस फाइल होता है तो कोर्ट बिना मुझे नोटिस दिए कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास नहीं करेगा, बराबर।
सेम चीज़ मैं एनसीएलटी में भी करूँगा, जो मैंने एक नॉर्मल केस के एग्जांपल दिया है, ये सेम चीज़ एनसीएलटी में होता है। अगर मैं कोई कंपनी हूँ, मेरी कंपनी के ऊपर कोई चार्जेस हो सकता है, कोई कंप्लेंट फाइल हो सकता है, तो मैं कंपनी एज अ कंपनी एडवांस में ही जाके एनसीएलटी को बोल देगा कि भाई मेरे अगेंस्ट ये होने की पॉसिबिलिटी है, तो प्लीज़ कोई ऐसे ही डिसीजन पास मत कर देना, मुझे एडवांस नोटिस देना, मेरा स्टेटमेंट लेना, कोई भी इंटरिम ऑर्डर मत दे देना मेरे नाम पे। ठीक है, तो ठीक है, आप एडवांस में बोल सकते हो। इससे थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाता है, बराबर, कि हाँ ये पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हु कैन अपेयर बिफोर ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी और एनसीएलटी। सो हु कैन अपेयर मतलब कौन कोर्ट में जा सकता है। अभी क्वेश्चन ये आता है, ये लिखने की क्या जरूरत है। ऑब्वियसली जिसका केस होएगा या लॉयर होएगा वही तो जाएगा ना। नहीं, उसका भी रीजन है कि देखो, आप नॉर्मल कोई भी कोर्ट में जाओगे ना, जैसे आप कोई हाई कोर्ट में चले जाओ या कोई सेशन कोर्ट में चले जाओ, तो कोई भी पर्सन जाके कोर्ट रूम के अंदर बैठ सकता है, वो हियरिंग सुन सकता है, ठीक है, और जब चाहे तब बाहर निकल सकता है, तो वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कैसा है, ये एनसीएलटी एनसीएलटी है, तो ये एक प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, और यहाँ पे वो लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, उनको ही कोर्ट में आने का परमिशन है, अलाउंस दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं केस से कनेक्टेड है। तो देखो, फर्स्ट लिखा है, हु होल्ड्स अथॉरिटी टू अपीयर इन अ राइटिंग फॉर्म। जिसको रिटर्न फॉर्म में अपीयरेंस होने के लिए परमिशन दी गई है वो सब आएंगे। अभी समझो जैसे मेरे अगेंस्ट समन आ गया, तो मैं डेफिनेटली कोर्ट में जाऊंगा। अगर मैं कोई कंपनी का सीएस हूँ, तो कंपनी मुझे बोलेगा कि ठीक है, कंपनी को रिप्रेजेंट करने आप चले जाओ, तो मैं मुझे रिटर्न फॉर्म में परमिशन दिया गया है, तो ऑब्वियसली मैं अपियर हो सकता हूँ। या मैंने कंप्लेन फाइल की है, तो मैं तो कंप्लेनेंट हूँ, तो मुझे तो जाना ही है, बराबर। देन सेकंड आता है, एनी ऑथोराइज पर्सन आफ्टर फाइलिंग वकालतनामा। वकालतनामा इज वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जिससे आप, जैसे अगर मैं कोई लॉयर हूँ और मैं कोई केस हैंडल कर रहा हूँ कोई कंपनी का, तो मेरे बाद मेरे बिहाफ पे और कौन कौन लॉयर अपियर होंगे ये केस के अंदर, इंक्लूडिंग मी, वो सबका मैं नाम लिखूंगा, तो वो लोग भी अपियर हो सकते हैं। दैट इज वकालतनामा। और तीसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर और आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर और एन एडवोकेट। इसमें से कोई भी अपियर हो सकता है, जब किसी को भी पर्सन को अपॉइंट किया गया, बुलाया गया, तभी भी। प्लस प्रोफेशनल्स तो डेफिनेटली अपॉइंट हो ही सकते हैं, मतलब अपियर हो ही सकते हैं। ठीक है, नीचे एक नोट है, वो आपको याद रखना है, अ पर्सन कैन नॉट पार्टिसिपेट थ्रू ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंस। मतलब कोई भी पर्सन ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बराबर। आप रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते कि वो नहीं आ सकता है, ऐसी सिचुएशंस है, ये है वो है, तो प्लीज आप ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लो, अलाउंस ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है वो। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। देन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ स्पेशल कोर्ट। अब स्पेशल कोर्ट क्या होता है, तो वो देखते हैं। सो एज पर सेक्शन 435 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल of offences under this act by notification establish or designate as many special court as may be necessary। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, या सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि एनसीएलटी एनसीएलटी के ऊपर बर्डन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, जैसे एनसीएलटी मैंने बोला 33 ही है, तो ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया में खाली 33 एनसीएलटी को एस्टैब्लिश करना, नंबर्स कम ही है, तो ऑब्वियसली केसेस बढ़ेंगे, तो एनसीएलटी के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो काफी टाइम क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के स्पेशल कोर्ट को एस्टैब्लिश करता है, और स्पेशल कोर्ट को भी एक पर्टिकुलर टाइप के केसेस, कंपनी लॉ से रिलेटेड केसेस को हैंडल करने की परमिशन दे दी जाती है, कि आप भी केसेस को हैंडल करो। स्पेशल कोर्ट में एक ही जज बैठता है, लिखा है वहां पे सिंगल जज, तो एक ही जज बैठेगा, और वो स्पीडी डिस्पोजल मतलब फास्ट ट्रैक के तरीके से केसेस को हैंडल करेगा, और जितना हो सके उतना जो जल्दी वो केस का सॉल्यूशन ला के देगा। ठीक है, तो एक टाइप ऑफ सपोर्टिंग सिस्टम है ये लोग एनसीएलटी के लिए। ठीक है, इसमें अगर आप प्रेसिडेंट देखोगे, सो अ सिंगल जज होल्डिंग ऑफिस एज अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और मोर। ठीक है, अगर कोई ऐसे केसेस है जहाँ पे 2 साल से ज्यादा का पेनल्टी लग सकता है, तो ऐसे केसेस में सेशन जज और एडिशनल सेशन जज ही अपॉइंट हो सकते हैं सिंगल जज की पोस्ट पे। एंड अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट सॉरी
a metropolitan magistrate or judicial magistrate of the first class in the case of other offences, who shall be appointed by the CG with the concurrence of the Chief Justice of the High Court within whose jurisdiction the judge to be appointed is working। और अगर बाकी के कोई भी केसेस है, मतलब 2 साल के ऊपर वाला का तो क्राइटेरिया ऊपर मैंने बता दिया, उसको छोड़ के जो भी मतलब नीचे वाले जो भी क्राइटेरिया है उसके लिए जज कौन बन सकता है, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ये लोग अपॉइंट हो सकते हैं और इनको केसेस दिए जाएंगे और ये केसेस को हैंडल करेंगे, बराबर। लेकिन जो भी अपॉइंटमेंट होगा, जो भी ज्यूरिसडिक्शन में हाई कोर्ट होगा, उनका जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, ठीक है, चीफ जस्टिस जो सुप्रीम जज होते हैं हाई कोर्ट के, उनके अप्रूवल से परमिशन से अपॉइंटमेंट किया जाता है, बराबर। तो ये इस तरीके से एक सिंगल जज को अपॉइंट किया जाएगा स्पेशल कोर्ट के अंदर और वो पूरे के पूरे केसेस को हैंडल करेंगे इन अ फास्ट ट्रैक मैनर। क्लियर? ठीक है। तो ये था जो चैप्टर, इतना ही चैप्टर है, इससे ज्यादा आपको ये चैप्टर के अंदर कुछ भी पढ़ने की, एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो ये था हमारा चैप्टर स्पेशल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।